अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो गाइस। बात करते हैं यहाँ पर मार्केट को लेकर के मार्केट की क्या अपडेट और मार्केट में चल क्या रहा है। इस टाइम अगर आप ओवरऑल मार्केट देखते हो तो कुछ आर्ट्स को हमें यहाँ पर अच्छे परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ यहाँ पर अभी भी स्टिल करेक्शन कर रहे हैं। अगर आप मार्केट के सेंटिमेंट्स की बात करते हो तो इस टाइम मार्केट के जो सेंटिमेंट है दोबारा से 57 और ग्रीड जोन में आ चुके हैं। कल हमें न्यूट्रल में देखने को मिल रहे थे, आज फिर से ग्रीड में आ चुके हैं। और अगर आप ओवरऑल फंडामेंटल्स की बात करते हो तो कल आपको पता है एफएमसी की मीटिंग भी थी। तो एफएमसी मीटिंग में हुआ क्या, वो तो रात के लाइव सेशन में मैंने आपको डिटेल से बता दिया था, लेकिन वैसे मैं आपको टू दी पॉइंट बता देता हूँ। जैसे ही यहाँ पर फेड का चेयरमैन आता है और आते सार ही उसने अपनी स्पीच देना स्टार्ट कर दी। उसने बताया रिकॉर्ड सारा 2025 के जनवरी से लेके मंथ ऑफ मई का सारा रिकॉर्ड बता दिया, इन्फ्लेशन से रेलिवेंट सारा कुछ उसने बताया। फिर उसके बाद उसने बोला कि अभी जो है मैं रेट कट के बारे में डिसीजन नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे पता है कि आने वाले वक्त में इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज हो सकती है। और जब मुझे लगा कि इन्फ्लेशन जो है वो 2% पे आ चुकी है, आपको मैं अक्सर कहता हूँ सीपीआई डाटा के ऊपर लाजमी नजर रखें। जब सीपीआई का डाटा आपको 2% पे देखने को मिलेगा, वहां पर फिर फेड डिसीजन कर सकता है कि रेट कट कर सकता है। लेकिन रात को फिर से उसने लारा लप्पा लगा के और फिर से वही पुरानी घिसी पीटी बातें करके चला गया। और उसमें काफ़ी लोगों ने क्वेश्चंस भी किए कि ये टोटली जो वर्ल्ड वाइड में ग्लोबली टेंशन बनी हुई है वार को लेकर, क्या इससे ओवरऑल मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। उसने कहा हाँ बिल्कुल पड़ेगा। अगर ये वार मजीद आगे बढ़ती है तो आपको आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन मजीद इंक्रीज होती हुई नजर आ सकती है। ये जो डाटा अभी आपको 2.4% देखने को मिला है, नेक्स्ट आपको 2.6% देखने को मिल सकता है। इस तरह करते करते ये 4.1% पे भी जा सकता है। तो मैं वहां पर कैसे डिसीजन ले सकता हूँ रेट कट को लेकर। फिर उसके बाद उसने ये भी बात की है कि ट्रम्प के यहाँ पर कुछ भी बोलने से हम अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकते और ना ही हमारे ऊपर कोई प्रेशर है। बस वही स्टेटमेंट देता रहा जो आपको पता है लास्ट सेशन में भी दी। हाँ, लेकिन उसने एक बात बोली थी कि मंथ ऑफ सितंबर में सोचेंगे डाटा की बेस के ऊपर। अगर तो हमें डाटा लगा कि हमारे मुताबिक आया है तो फिर हम यहाँ पर रेट कट के बारे में सोचेंगे। बस वही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया। अगर आप ओवरऑल मार्केट के फंडामेंटल्स देखते हैं, इसके अलावा आपको पता ही है ईरान वर्सेस इसराइल के दरमियान में जो वार है वो मजीद बढ़ती ही जा रही है। डेली बेसिस के ऊपर एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। लेकिन अब मामला थोड़े से मजीद गड़बड़ हो रहे हैं क्योंकि अमेरिका इन्वॉल्व हो रहा है। पहले तो बैक पे सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, अब फ्रंट पे आ रहा है। लेकिन अब यहाँ पर दूसरी कंट्री से भी जो है अमेरिका को धमकी आनी स्टार्ट हो गया। नॉर्थ कोरिया ने भी बोल दिया है यहाँ पर। उसने बोला है कि अमेरिका को जो है इस वार में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं उसने बोला है यूनाइटेड स्टेट को और यूरोपियन यूनियन को इसमें ज्वाइनिंग नहीं करनी चाहिए जो इसराइल और ईरान के दरमियान में वार हो रही है, नहीं तो फिर ये अच्छा नहीं होगा। यहाँ पर देखें क्लियर कट उसने यहाँ पर ब्लेम भी किया है यहाँ पर इसराइल को कि ये एक दहशतगर्द मुल्क है और ये तो चाहते ही ऐसे कि यहाँ पर जंग वगैरह हो। उसके अलावा यहाँ पर यही सुनने को आ रहा था कि यहाँ पर जो इनके मेन लीडर हैं ईरान के, उनको टारगेट करने वाले हैं। तो ये भी हो सकता है कि अगर उनको टारगेट करते तो मामला बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। और उसने बोला है कि यहाँ पर कल आपको पता ही है जो ईरान के जो ये लीडर हैं, मुझे नाम नहीं आता इनका सही, तो इन्होंने बोला कि हम इनकी धमकियों से नहीं डरने वाले, ये चाहे कुछ भी करें, अगर अमेरिका इसमें इन्वॉल्व हुआ तो बुरा हाल होगा उसका। तो यहाँ पर ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक यही कहा जा रहा है कि यूएस जो है आने वाले दिनों में ईरान के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। तो अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत ज़्यादा काम खराब होगा, जैसे मैंने आपको बताया। तुर्की के प्रेसिडेंट ने भी बोल दिया है कि यहाँ पर ईरान को जो है अपने डिफेंड करने का पूरा हक है। रशिया ने बोला था इनको ईरान को कि मैं आपको मिसाइल वगैरह देता हूँ, तो इन्होंने फिल वक्त के लिए इन्होंने डिक्लाइन कर दिया। इन्होंने बोला कि नहीं अभी हमें यहाँ पर नीड नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उन्होंने यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर चाइना के जो प्रेसिडेंट है वो कह रहे हैं मैं अपना किरदार अदा करता हूँ दोनों की आपस में बातचीत करवाने की। तो लेकिन दोनों तो बात सुन ही नहीं रहे और ईरान ने फिर से बड़ा हमला कर दिया इसराइल के ऊपर। और यहाँ पर नेतन्याहू क्या बोल रहा है आप देख सकते हैं। नेतन्याहू कह रहा है कि इसकी इनको प्राइस जो है वो देनी पड़ेगी जो इनके हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हुआ है। और दूसरी तरफ चाइना जो है वहाँ पर डीपली जो है वो कंसर्न है इसराइल और ईरान को लेकर, और ये इनके साथ बातचीत करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बातचीत भी होगी हो। अगर तो इनके दोनों की आपस में डील हो जाती है तो काफ़ी हद तक मार्केट हमें अच्छे लेवल के ऊपर रिकवरी करती हुई नजर आ सकती है।
और अगर नहीं होती तो फिर मामला बहुत ज्यादा खराब है। अब देखो बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैं एक एंकर पर्सन बनकर यहाँ पर मैं न्यूज़ के बारे में बता रहा हूँ। यार आपको इस चीज को समझना है प्लीज। ये टाइम जो है इस टाइम ओवरऑल मार्केट फंडामेंटल की बेस के ऊपर रिएक्ट कर रही है। 95% इस टाइम फंडामेंटल्स इम्पैक्ट डाल रहे हैं ओवरऑल मार्केट के ऊपर। आपको याद है ना लास्ट टाइम मैंने क्या बोला था कि अगर ये ईरान और इसराइल के दरमियान में वार कुछ दिन चलती है तो मार्केट ऑब्जर्व कर जाएगी, और मार्केट ने ऑब्जर्व भी किया था। अब मार्केट आगे निकल रही थी, लेकिन जैसे ही यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की स्टेटमेंट आई रात के 3 बजे, उसने ईरान को धमकी दी तो मार्केट नीचे गिरी। मैंने आपको बोला था अमेरिका इन्वॉल्व हुआ तो काम खराब हो सकता है। और कल फिर डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली धमकी दे दी कि हमने पूरे आसमान को कंट्रोल किया हुआ है, ईरान के ऊपर का जितना भी आसमान है। और उसके अलावा उनके जो मेन लीडर थे उनको धमकी भी दी कि हम उसको मार भी सकते हैं, लेकिन अभी मारने नहीं वाले अगर ये बाज ना आए। तो इस तरह की जब बातें आती हैं, स्टेटमेंट आती है, तो फिर ओवरऑल मार्केट के ऊपर जो टेक्निकल होते हैं ना मामला, तो वो सारे फेल हो जाते हैं। इसीलिए आपको फंडामेंटल के ऊपर लाजमी नजर रखनी चाहिए। अगर आप मार्केट को टेक्निकली तौर के ऊपर देखते हो तो इस टाइम बीटीसी ट्रेड हो रहा है 1,04,970 के ऊपर, और इसको इस वीक की जो क्लोजिंग है ना इस ब्लैक लाइन से ऊपर देनी होगी, यानी कि $1,07,000 से ऊपर अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देता है बीटीसी तो फिर काफी हद तक पॉजिटिव रहेगा। और अगर इसने से यहाँ पर ही क्लोजिंग दे दी ना बीटीसी ने, तो फिर चांसेस है या इसी वीक में $1,01,000 पे देखने को मिल सकता है बीटीसी, या फिर नेक्स्ट वीक के स्टार्ट में। तो इसलिए आपने इसके ऊपर लाजमी नजर रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और मैंने आपके साथ ये वाला एक चार्ट शेयर किया हुआ है, कल भी मैंने आपको बताया था, लाइव में भी आपको बताया था कि बीटीसी पहले उस वक्त यहाँ पर ट्रेड हो रहा था बीटीसी। मैंने आपको बोला था कि मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बीटीसी यहाँ पर आ सकता है और उसके बाद इस रेड लाइन तक लाजमी पहुंचेगा। और अगर इसने इस रेड लाइन को ब्रेक कर दिया तो फिर कंफर्म है बीटीसी आपका यहाँ पर 1,02,000 फिर 1,01,000 पे आता हुआ नजर आ सकता है। तो अगर इसने इस रेड लाइन को ब्रेक किया तो बीटीसी नीचे आएगा, और अगर इस ब्लैक लाइन को ब्रेक किया तो फिर आपको बीटीसी 1,07,000 से 1,08,000 से $9,000 पे जाता हुआ नजर आ सकता है। इसके ऊपर आपने लाजमी नजर रखनी है। इथेरियम की बात कर लेते हैं। तो इथेरियम इस टाइम जो ट्रेड हो रहा है वो तकरीबन 2529 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, और स्टिल अभी भी उसी रिक्टेंगल जोन में है जो मैंने आपके साथ लास्ट टाइम शेयर किया था। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ है जब तक इस रिक्टेंगल जोन के अंदर है तब तक तो सेफ है, और अगर इस रेक्टेंगल से ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर इथेरियम नीचे आ सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर बीटीसी 96 या 94,000 पे आता है तो इथेरियम दोबारा से आपको 1900 से $2,000 के रेंज में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर बीटीसी यहाँ से अपसाइड की तरफ जाता है तो फिर इथेरियम इस लेवल को ब्रेक कर देगा, फिर चांसेस है इथेरियम यहाँ से $3,300 पे आपको देखने को मिल सकता है। बीटीसी की डोमिनेंस की बात करते हैं तो बीटीसी की डोमिनेंस अगर आप देखो यहाँ पर 4 घंटे के टाइम फ्रेम के मुताबिक ये दोबारा से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन ले रही थी। कल मैंने देखा यहाँ से इसको रिजेक्शन मिली, नीचे की तरफ आई। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है बीटीसी की डोमिनेंस के लिए, अगर इसको नीचे आना ही है ना तो पहले इस अपने लास्ट जो इसका स्विंग लो है इसको ब्रेक करना होगा अभी के टाइम में। फिर इसके लिए इंपॉर्टेंट ये वाला है जिसको मैं यहाँ पर ब्लू कर रहा हूँ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है फिल वक्त के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ये है। और अगर आप देखो कि ये प्ले करने के लिए, ये चैनल प्ले करने के लिए इसको ये वाला करना होगा। ये चैनल है ना प्रॉपर बना हुआ, एक चैनल बना है ये वाला, ठीक है। तो इसको प्ले करने के लिए ये ब्लू लाइन ब्रेक करनी होगी। तो अगर इसने इसको ब्रेक कर दिया तो भाई फिर यहाँ पर आएगी बीटीसी की डोमिनेंस, और बीटीसी की डोमिनेंस यहाँ पर आती है तो फिर आर्ट्स का फिर से आपको 15-20% करेक्शन करते हुए नजर आ सकते हैं। तो ध्यान रखना है इसके ऊपर, उस हिसाब से आप यहाँ पर अपनी ट्रेड को प्लान करना, ठीक है। ये थी ओवरऑल गाइस अपडेट मार्केट की। बाकी इंशाल्लाह रात के लाइव सेशन में बाकी की चीजें शेयर करूंगा। और हाँ, एक और अनाउंसमेंट है, अगर आप बिल्कुल फ्री में फ्यूचर के सिग्नल्स चाहते हैं तो फिर आप हमारे साथ लिंकएक्स एक्सचेंज के ऊपर अपना अकाउंट बनाएं, डिपॉजिट करें। आपको लाइफ टाइम के लिए फ्यूचर के फ्री सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे। ये डिपेंड करता है मार्केट के ऊपर, ठीक है। ऐसा नहीं कि हम डेली बेसिस पे देते हैं, अगर मार्केट अच्छी होती तो डेली भी मिलती हैं, अगर मार्केट अच्छी नहीं होती तो फिर हम स्किप करके देते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि सिग्नल आपके साथ वही शेयर करें जिसमें आपको प्रॉफिट हो, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ट्रेडिंग खुद से करना चाह रहे हैं तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ ये स्ट्रेटजी वाली वीडियोस शेयर की हुई हैं। 3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दी हैं, एक और वीडियो आज भी मैं अपलोड करूंगा स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रेटजी की, और इनसे भी बेनिफिट उठा सकते हैं। लेकिन आपने इसको लाइव अकाउंट के ऊपर तभी अप्लाई करना है जब आपने इसकी बैक टेस्टिंग करके चेक किया हो, ठीक है गाइस। अब मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखो, दो में याद रखो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।